हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपको 12th भौतिक विज्ञान की एक सीरीज दी जा रही है जो हिंदी मीडियम में रहने वाली है आपकी। ठीक है, इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन भी दिया जा रहा है और ये हिंदी मीडियम भी दिया जा रहा है। ये जो आपका 12th भौतिक विज्ञान का सीरीज है ये एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। वैसे तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, किसी भी बोर्ड एग्जाम का पर्सन इसको देख सकता है, पर इसमें जो आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह होंगे या जो कुछ भी हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे वो एमपी बोर्ड का ट्राई करेंगे। वैसे तो ये एनसीईआरटी बुक से है, तो आप किसी भी बोर्ड से हो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये डे 3 है इसका। इससे पहले ही हम लोग डे 1 और डे 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने डे 1 और डे 2 नहीं देखा है तो मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि उनको जरूर देख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको ये डे 3 क्या हो जाए और ही ज़्यादा ईजी पड़ जाए। तो इसमें अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 1 और ये हमारा स्थिर विद्युत। तो जो हमारा स्थिर विद्युत है इकाई 1, इसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर जो 1 है हमारा अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये पूरा हम लोग 6 लेक्चरों में कवर करने वाले, मतलब 6 डे में कवर करने वाले। तो डे 1 हमारा हो गया है और डे 2 भी हमारा हो गया है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डे नंबर 3 देख रहे हैं। इसके बाद में 3 डे और आएंगे, तब जाकर के हमारा अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आज का हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखते हैं इस लेक्चर का क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र। क्या है फर्स्ट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र। देखो अगर आप चैप्टर को देखोगे तो चैप्टर का नाम आपका क्या है, तो ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत आवेश हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं डे 1 और डे 2 में। अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। तो बाकी के 4 डेज में हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में ही स्टडी करते रहेंगे। पर आपको प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए आप पहले वो फर्स्ट और सेकंड डेज जरूर देख लेना। तो नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का स्थान जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास में ऐसा मान लो एक आवेश है। ठीक, इस आवेश से दूर दूर तक, जैसे ये इतनी डिस्टेंस के बीच में अगर मैं कोई और आवेश लेकर के आऊंगा तो इसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा या अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, तो ये इसका हो गया विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है, किसी भी आवेश, जब भी हम कोई सा क्या लेंगे आवेश, तो उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक वह अपना क्या कर सकता है, प्रभाव दिखा सकता है या अनुभव करा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर का स्थान जहां तक उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ये हमारे पास में आवेश है तो इसके चारों तरफ ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। अब ये विद्युत क्षेत्र होगा तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर भी हमारा आवेश होगा उसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र होगा, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ पे जाओगे तो कम होगा। जैसे जैसे आप आवेश से दूर जाते जाओगे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये जो ज्यादा और कम होना है ये हमारा क्या कहलाता है, तीव्रता। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। मतलब जो आपका विद्युत क्षेत्र होगा उसका मान कितना है, इसको हम न्यूमेरिक वैल्यू में रिप्रेजेंट करेंगे कि 5, 10, 15 ऐसा करके। तो जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की क्या है, तीव्रता, और जितना कम होगा उतनी कम क्या है उसकी तीव्रता। अच्छा, ये कम और ज्यादा तीव्रता का क्या सेंस होगा, तो इसका ये मतलब होगा कि जो जैसे ये एक आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र। एक बार और मैं आपको बना करके बता देता हूँ कि ये जैसे आपके पास में क्या हो गया एक आवेश और ये क्या हो गया इसका विद्युत क्षेत्र। तो अब इसकी जो तीव्रता होगी वो क्या होगी आपकी, कम और ज्यादा होगी। तो जहां पे ज्यादा तीव्रता होगी वहां पे अगर मैं कोई चार्ज लेकर के आऊंगा, कोई एक और आवेश लेकर के आऊंगा, तो इसको तेजी से अपनी तरफ खींचेगा या तेजी से दूर भेजेगा। पर अगर जहां पे तीव्रता कम होगी वहां लेकर के आऊंगा तो इसके ऊपर बल क्या लगेगा, ये कम लगेगा। कुल मिलाकर के ये बल को ही बताता है कि जैसे आप इसके आसपास में कोई आवेश लेकर के आओगे तो बल कम लग रहा है या ज्यादा तेज लगेगा, तो वही इसकी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या करते हैं, वैल्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने फोर्स की वैल्यू निकाली कि 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी मान निकालेंगे। तो ये क्या होता है, किसी स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की ताकत को, स्रोत आवेश को, ये ताकत को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं,
स्रोत आवेश को परेशान किए बिना उस बिंदु पर रखे गए छोटे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाली इकाई धनात्मक आवेश के बराबर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत बल के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक मेरे पास में आवेश है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्रोत या फिर स्रोत आवेश। क्या कहते हैं, स्रोत आवेश या स्रोत आवेश। इसके चारों तरफ हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसके बीच में हम एक कोई सा इकाई आवेश लेकर के आएंगे जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं या फिर परीक्षण आवेश बोलते हैं। कौन सा आवेश लेकर के आएंगे, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश बहुत ही ज्यादा हमारा क्या होता है, स्मॉल होता है, और ये इसके पास में इतना आवेश होता है कि ये अपना चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा। नहीं तो ये इसका एक विद्युत क्षेत्र है, ये भी विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो पुराने वाले को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो हमारा ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एक हम स्रोत आवेश लेंगे, ये स्रोत आवेश, इसको बगैर प्रभावित किए हुए एक बिंदु आवेश लेकर के आएंगे जो हमारा क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। तो इसके ऊपर जो बल महसूस करेगा ये, वही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। क्लियर, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, फिर उसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाएंगे, ई से। और हम जानते हैं एफ हमारा क्या है, तो एफ हमारा सदिश राशि है, और ई भी हमारा क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होता है। तो ई का 3 फॉर्मूले मैंने अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं, वैसे इनका सेंस ही मीनिंग होता है। तो ई हमारा क्या होगा, तो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन में Q0, और ई इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन में Q0। तो ये आपका ई क्या होता है, द रेशियो बिटवीन फोर्स एंड चार्ज, यानी जो आपका बल और जो आपका आवेश है, इन दो आवेश है कौन सा, तो ये आपका जो आप परीक्षण आवेश लेकर के आए, तो बल और परीक्षण आवेश के बीच के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। और अगर मैं ये Q0 इधर लेकर के जाऊं तो F बराबर क्या हो जाएगा, E Q0 हो जाएगा। ठीक, और E में ये आपने लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ F अपॉन में Q0, और Q0 टेंड्स टू 0 लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आपका आवेश क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए पर नियर टू 0 होना चाहिए, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या हो, आसानी से E की निकाली जा सके। तो E इक्वल टू क्या होता है, तो F अपॉन में Q0। Q0 बहुत ही ज्यादा स्मॉल चार्ज होता है या स्मॉल आवेश या बहुत ही छोटा आवेश होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI इकाई। तो जो SI मात्रक होता है हमारा किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या SI मात्रक या फिर SI इकाई। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है F अपॉन में Q0। F का SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन, और Q क्या है, आवेश, तो आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा उसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, ये MCQ में बहुत पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक या SI इकाई, तो ये क्या होता है हमारा, न्यूटन पर कूलाम या न्यूटन अपॉन में कूलाम। ठीक है, या फिर न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, इसमें लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। तो इसका हम लोग विमीय सूत्र और देख लेते हैं क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका वैसे विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये होता है हमारा MLT-3A-1। पर ये कैसे आता है, तो हम लोग जानते हैं E बराबर क्या होता है, तो E बराबर होता है F अपॉन में Q0। F क्या होता है, मास, F क्या होता है, फोर्स यानी बल। तो बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर होता है हमारा द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण अपॉन में क्या आ जाएगा, Q0। द्रव्यमान का हमारा SI मात्रक क्या होता है, तो ये होता है हमारा M, और त्वरण का क्या होता है, तो त्वरण का होता है LT-1। और जो Q0, तो Q0 का क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। तो I मतलब करंट, यानी इसका होता है A, और T मतलब यहाँ पे क्या होता है, टाइम, तो ये हो जाएगा AT। तो Q0 का SI मात्रक क्या हो जाता है, AT। अगर मैं इन सबको एक साथ लिखूं तो M, फिर उसके बाद में क्या आएगा, ये एक ही L है तो L, एक्सेलरेशन का T-2 होता है, तो ये T-2 एक नीचे से जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-3। A भी नीचे से जाएगा तो A-1। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ये होता है MLT-3A-1, यानी MLT-3A-1। और ये निकलता कैसे, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है,
तो किसी भी एक आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक यह अपना प्रभाव दिखा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो E बराबर F अपॉन में Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, तो होता है ML_T-3A-1। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब हम आगे चलते हैं। आप लोगों को कमेंट जरूर करते जाना है, क्योंकि जितने आपके कमेंट आते हैं उसी हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारा कंटेंट है वो अच्छा जा रहा है या नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आएगा समझ में तो फिर थोड़ा सा मेथड्स वगैरह क्या करेंगे, चेंज करेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में नया टॉपिक है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो जैसे सपोज करो, ऐसा मान लो कि हमने यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश लेकर के रखा हुआ, और आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो आपका टेस्ट चार्ज आएगा, मतलब जो आपका परीक्षण आवेश आएगा, ये हमेशा कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, और इसको आप पॉजिटिव ही मान करके चलोगे। कैसा पॉजिटिव, जो ये सारे नोम्स हैं उसमें पॉजिटिव या धनात्मक दे करके रखा है। तो ये हमारा क्या है, ये Q0 आवेश है, इसको स्रोत आवेश बोलते हैं। और ये हमारा क्या, ये प्लस क्यू आवेश ये स्रोत आवेश है, और ये Q0 आवेश है, तो ये हमारा क्या है, परीक्षण आवेश है। ये प्लस Q0 क्या है, परीक्षण। तो यहाँ के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर होता है हमारा F अपॉन में Q0। क्या होगा, E बराबर F अपॉन में Q0। F क्या है, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ क्या होता है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है 1/4πε0 Q और Q0, क्योंकि एक आवेश क्या है Q, दूसरा क्या है Q0, अपॉन में क्या आ जाएगा R², और बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। तो बल क्या आएगा 1/4πε0 Q0 अपॉन में R²। फिर ये Q0 हम यहाँ लिख देंगे, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R²। ये क्या होता है, ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखूं, कैसे लिखूं, सदिश रूप में, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, तो E सदिश, और इसको मैं लिख रहा हूं 2 1, यानी 1 से 2 के ऊपर लगने वाला। तो E21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q अपॉन में R12 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में R12 का कैप। जैसे आपने विद्युत बल के लिए या स्थिर विद्युत बल के लिए लिखा था, वैसे ही आपका क्या आता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी आता है। तो ये आपको याद रखना है, इस डेरिवेशन को कर लेना है। बहुत ही छोटा है और बहुत ही सिंपल है कि इक्वल टू F अपॉन में Q0, और F का मान होता है 1/4πε0 Q0 अपॉन में R², और इसको डिवाइड करते हैं Q0 से, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में R²। और सदिश रूप में लिखेंगे तो E21 वेक्टर बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन में 1 2 वेक्टर का स्क्वायर, और साथ में R12 कैप। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्या है, हमारा विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो जैसे हमारी क्या होती है, विद्युत होती है, तो जहां पे हमारी विद्युत होगी वहां पे हम क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। 10वीं क्लास में आप लोग चुंबक के बारे में पढ़ करके आ रहे हो, तो वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो वैसे ये क्या होती है, आपकी विद्युत बल रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाओं की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो ये दिया था माइकल फैराडे द्वारा प्रस्तुत की गई। देखो जो भी आपका ये ऐसा लिखा होता है येलो कलर में, ये आपका इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इनको जरूर देखना है। ठीक है, इनको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो इनको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पर ऐसे विद्युत बल रेखाओं की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी, तो माइकल फैराडे ने दी थी। ठीक, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता को कम ज्यादा बताने के लिए, उसकी दिशा को बताने के लिए हमारे पास में क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो ये कैसी होती हैं, तो मान लो कि मेरे पास में एक धन आवेश है, क्या है, एक धन आवेश है। तो धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं हमेशा बाहर की तरफ नॉर्मली निकलती हैं, यानी लंबवत बाहर की तरफ ऐसी क्या होती है, जाती है। ठीक है, तो जैसे ही आप धन आवेश देख रहे हो तो इससे क्या है, बाहर की तरफ क्या जा रही है, विद्युत बल रेखा। ठीक है, तो ये विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आवेश जो जब भी हम धनात्मक आवेश लेंगे तो इससे बाहर की तरफ जाएंगे। जैसे हम एक ऋणात्मक आवेश लेंगे तो ये इसमें क्या होगा, तो इसमें इसके अंदर की तरफ ही आती है। ठीक है,
तो ये जब धनात्मक आवेश लेते हैं तो धनात्मक आवेश से इनफाइनाइट तक क्या जाती हैं, ये बाहर की तरफ, और ऋण आवेश में इनफाइनाइट से कहाँ आती हैं, तो इनफाइनाइट से आती है हमारी ऋण आवेश की तरफ। इनकी दिशा का बहुत ध्यान रखना है। और अगर मैं एक क्या लूं, एक मैं धन आवेश लूं, एक ऋण आवेश लूं, तो ये धन आवेश से किसकी तरफ जाएंगे, ऋण आवेश की तरफ जाएंगे। तो विद्युत बल रेखाएं हमारी क्या होती हैं, धन आवेश से इनफाइनाइट की तरफ जाती हैं, केवल धन आवेश है। केवल अगर ऋण आवेश है तो क्या होगा, ये हमारा इनफाइनाइट से ऋण आवेश की तरफ आएंगे। लेकिन एक साथ में धन आवेश और ऋण आवेश है तो धन आवेश से कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश की तरफ, ये इस तरह से जाएंगे। अगर दो ऋण आवेश है तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट से ऋण आवेश की तरफ आएंगे, पर जब आ रहे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दो धन आवेश है तो क्या होंगे, ये हमारे इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, पर जब इस तरफ से आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। तो यहाँ पे कोई भी विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, मतलब कम हो जाएगा। तो ये इस तरफ से जाएंगे। अगर मेरे पास में एक धनात्मक परत है और एक ऋणात्मक परत है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर में जाएंगी। ठीक है, कैसे जाएंगी, ये समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, एक जैसा विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। तो ये कैसे होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर में जाएंगी। ये डायग्राम आपको बना लेना है और इसको समझ लेना है। ज़्यादा कुछ टफ इसमें है नहीं, पर ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो अगर मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कराऊं तो नेक्स्ट है हमारा विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। जो ये आपने विद्युत बल रेखाएं देखी हैं, इनके अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो इसके अब हम लोग देख रहे हैं गुण। तो पहला गुण क्या है, तो पहला तो आपको ये मालूम ही होना चाहिए ये कैसी होती हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी होती है, काल्पनिक, मतलब एक्चुअल में नहीं होती हैं, ये आपकी होती नहीं है, पर हम इनको क्या करते हैं, बनाते हैं या मानते हैं। जैसे जब आपने ग्लोब पढ़ा होगा तो इसके ऊपर आपके कुछ अक्षांश और कुछ देशांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये एक्चुअल में होती नहीं है, पर ये हमने काल्पनिक रेखाएं बना करके रखी हैं। फिर हमने अर्थ के ऊपर से एक लाइन ऐसी डाल करके रखी हुई है ताकि हमें इसके क्या मिले, इसके कोऑर्डिनेट मिले, तो अर्थ की एग्जैक्ट लोकेशन पता चले कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, तो ऐसी ये क्या होती हैं, ये भी हमारी कैसी रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्या है, विद्युत बल रेखाएं और क्षेत्र रेखाओं के गुण में एक गुण तो हमने देख लिया काल्पनिक, और यहाँ पे ये लिखा नहीं है, पर आपको याद रखना ये कैसी होती है, काल्पनिक। पहला क्या है, पहला है विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक से प्रारंभ होती हैं और ऋणात्मक पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। लेकिन केवल धनात्मक होगा तो धनात्मक से प्रारंभ होकर के इनफाइनाइट पर जाएंगी, केवल ऋणात्मक होगा तो इनफाइनाइट से कहाँ जाएंगी, ऋणात्मक तक। लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक होगा तो धनात्मक से हमेशा क्या होगी, प्रारंभ होंगी, और ऋणात्मक पे जाकर के क्या होंगी, समाप्त होंगी। नेक्स्ट है विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करती है। तो देखो हमारे पास में क्या होती है, एक विद्युत तीव्रता होती है। तो विद्युत तीव्रता भी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, वो कैसी राशि होती है, सदिश। तो उसकी अपनी क्या होती है, जैसे ई वेक्टर हमने लिखा था ना, तो ये हमारा क्या होता है, सदिश राशि होती है, मतलब इसकी क्या होती है, दिशा होती है। तो अगर कहीं पर भी मैं ऐसा बना रहा हूं कि ये मेरा क्या है, धनात्मक आवेश है और ये मेरा क्या है, ऋणात्मक आवेश है, ये क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। एक यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसी निकल करके इसके पास तक आ रही है, जैसे आप देख रहे हो ना, ये बहुत सारी आ रही। अगर मैं इसका कोई सा एक बिंदु लूं जैसे ये, तो यहाँ पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा ये, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो वो तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा डालेंगे, मतलब टेंजेंट डालेंगे। तो ये स्पर्श रेखा की जो दिशा है, जो ये स्पर्श रेखा है, ये इस यहाँ पे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा होती है। तो ये जो परिणाम होता है, इसकी तीव्रता की दिशा क्या होती है, ये इस तरह से होती है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो इसके बाद में अगला है हमारा, विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो ये येलो कलर में, इसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर से नहीं जाती। जैसे मान लो ये एक हमारे पास में क्या है, चालक है और ये धनात्मक आवेश है इसमें, तो इससे बाहर की तरफ क्या होंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी। ठीक है, ऐसा बाहर की तरफ होंगे, पर इस चालक के अंदर से कभी नहीं जाएगी। तो इस चालक के अंदर जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं जाएंगी, इसका मतलब आवेश क्या है, जीरो। तो विद्युत क्षेत्र ई इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाती नहीं है, इसीलिए चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो ये उसकी शून्य होती है। अगला है हमारा, विद्युत बल रेखाएं
निकट होती हैं तो विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं तो ये क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये पास पास में होंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, और दूर दूर होंगी तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका दुर्बल हो जाएगा। इसका सेंस क्या है, देखो ये हम ऊपर जा करके देख लेते। जैसे ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, बहुत ही ज्यादा पास पास में, मतलब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं दोनों क्या है, पास पास में, तो यहाँ पे इसकी तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। यहाँ पे क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, कम। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होंगी वहां पे तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। जहाँ दूर दूर होंगे वहां पे तीव्रता क्या होती है, कम। उसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट बिंदु यहाँ पे, जब आप बुक में पढ़ोगे तो आप और भी बहुत सारे पढ़ोगे, मैंने आपको यहाँ पे कितना 5 पॉइंट से बस शो किए हुए। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। जैसे मान लो ये एक हमारा धनात्मक आवेश है और ये हमारा क्या है, एक ऋणात्मक आवेश है, तो इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र होगा ये क्या होगा, तो ये जो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी एक ही दिशा होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसा बना लूं कि एक हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा ये आ रही और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा को ऐसे मान लूं, एक बार मैं वापस से बना देता हूँ। तो हमने क्या किया, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना ली। जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये बना दे रहा हूँ और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा को ऐसे बना दे रहा हूँ। वैसे ऐसे बनती नहीं है पर बना दे रहा हूँ। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर काट रही हैं, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी, तो ई की अपनी कुछ दिशा होगी, तो दिशा क्या होगी, जो ये येलो कलर वाली लाइन है इसके ऊपर मैं स्पर्श रेखा डालूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, दिशा। और जो ये हमारी क्या है, ये ब्लू कलर वाली लाइन है, इसके ऊपर अगर मैं डालूंगा तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, दिशा। तो इस बिंदु पर दिशा कितनी हो गई, दो हो गई। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दो, एक ये होगी एक ये होगी। अगर यहाँ पे क्या कर रहा होगा, प्रतिच्छेद कर रहा होगा तो, और हम लोग जानते हैं हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दो थोड़ी ना होंगी, एक ही होंगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होगा तो एक ही दिशा में होगा। इसी वजह से कभी भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी फिर दिशा दो हो जाएंगी अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो, और हम जानते हैं कि दिशा क्या होती है, एक ही होती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये हमारे क्या थे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण थे। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लास्ट तक इसको देखते रहिए, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ताकि ये सारे नोट्स आप क्या कर सको, डाउनलोड कर सको। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, समान एवं असमान विद्युत क्षेत्र। तो हमारे जो विद्युत क्षेत्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हमारे विद्युत क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है समान, समान मतलब एक जैसा, असमान मतलब अलग अलग। तो हमारे दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र होते हैं। देखो ये लिखा है, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु, परिणाम और दिशा में क्या हो, समान हो, मतलब एक जैसा हो, दिशा भी उसकी सेम हो, परिणाम भी क्या हो, सेम, परिमाण भी क्या हो, सेम हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। लेकिन दिशा अलग अलग हो या फिर परिमाण अलग अलग हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि इन सबके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा था जहाँ पे पास पास में होती वहां पे तीव्रता ज्यादा होती, दूर दूर होती तो कम होती, पर ये तो हमेशा एक जैसी है, मतलब इसकी तीव्रता क्या है, एक जैसी बनी रहेगी। दिशा भी आपको दिख ही रहा होगा कि क्या है, एक जैसी। तो जो हमारी समान विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम कैसे बनाते, तो उसको हम समांतर रेखाओं से ऐसे प्रदर्शित करते, इसको समान विद्युत क्षेत्र को। और असमान को क्या करते, तो असमान को कर्व लाइनों से ऐसे क्या करते हैं, हम प्रदर्शित करते। तो ये क्या होगी, हमारी असमान। यहाँ पे पास पास में, यहाँ पे दूर दूर है, तो एक तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी, दूसरा इसकी दिशा क्या होगी, अलग, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक, तो हमारी दो प्रकार की क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र होते हैं। एक होता है हमारा समान विद्युत क्षेत्र और एक होता है हमारा असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में अगला है हमारा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा हमने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, यानी अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। किसके लिए, अध्यारोपण का हमने सिद्धांत पढ़ा था बल के लिए। वैसे ये अध्यारोपण का सिद्धांत हमारा किसके लिए, तो ये विद्युत क्षेत्र के लिए। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने उधर किया कि हमारे पास में एक बिंदु ले लेते हम Q0, फिर अलग अलग बिंदु ले लेते, जैसे Q1 ले लिया, Q2 ले लिया और एक और हम Qn ले रहे हैं। तो ये हमारे n बिंदु हैं, इसके ऊपर इन चार्जों की वजह से क्या होगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र बनेगा इसके ऊपर। जैसे ये क्या होगा, ये E हो जाएगा, एक और E ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा,
तो पहले के कारण जो लग रहा है हमारा 0 के ऊपर वो क्या हो जाएगा E01 वेक्टर, दूसरे के कारण लग रहा है तो E02 वेक्टर, और n की वजह से लग रहा है तो E0n वेक्टर। तो ऐसे अलग अलग क्या हो गए विद्युत क्षेत्र हो गए। तो इन सब को हम जानते हैं एक बिंदु के ऊपर अलग अलग थोड़ी ना होंगे, एक होंगे, तो इसका परिणाम ही हमारा क्या कहलाएगा आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर हम यहाँ पे ये बोलेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक, तो पहले आवेश के कारण Q1 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, तो ऊपर ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फॉर्मूला देख करके आ रहे हैं, और वो हमारा क्या होता है, तो ये होता है हमारा E = 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर, और ये इसका क्या आ जाता है कैप आ जाता है। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले आवेश के कारण कितना होगा, तो पहले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगा E01 वेक्टर बराबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन में R10 वेक्टर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा R10 का कैप। ये हो गया हमारा समीकरण 1। दूसरा अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा E02 वेक्टर बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4πε0, और यहाँ पे आ जाएगा Q2 अपॉन में R20 वेक्टर स्क्वायर, और यहाँ पे R20 का कैप। ऐसे ही आपका किसके लिए होगा 3, 4, 5 के लिए होगा, तो मैं जनरल लिख देता हूँ n के लिए, तो क्या आ जाएगा E0n कैप। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Qn अपॉन में Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 का कैप। ठीक, तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से, अध्यारोपण के सिद्धांत के हिसाब से, या आवेशों के निकाय के कारण, निकाय मतलब बहुत सारी एक साथ ले लें उसके कारण, तो आपका E क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे E बराबर क्या हो जाएगा, तो E0 जो होगा वो आपका इन सब का क्या आ जाएगा, जो भी आपने ये विद्युत क्षेत्र निकाले इन सब का योग आ जाएगा, यानी E01 का वेक्टर प्लस E02 का वेक्टर, और ये ऐसा चलते जाएगा प्लस E0n का वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है लिखने को, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ और स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके आपको बता देता हूँ। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं देखा है तो वो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, उसको भी जरूर देख लेना। वो अगर आप देखोगे तो ये आपको और ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। तो आपका E = क्या है, E01 प्लस E02 प्लस ये ऐसा डॉट 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 करके E0n, मतलब यहाँ पे आपके बहुत सारे आवेश हैं। तो जैसे ही मैं लिखूंगा तो E0 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, तो इसका मान रखूंगा तो E01 का क्या है 1/4πε0 और Q1 अपॉन में R10 वेक्टर का स्क्वायर और R10 का कैप प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 1/4πε0 Q2 और R20 वेक्टर का स्क्वायर और R20 का कैप प्लस, और फिर लास्ट में हमारा किसके लिए आ जाएगा, तो लास्ट में आ जाएगा हमारा n के लिए। तो n के लिए मैं क्या लिख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/4πε0 और क्या आ जाएगा, तो इस साथ में यहाँ पे आ जाएगा हमारा Qn अपॉन में Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 का कैप। इन सब में से 1/4πε0 में क्या कर रहा हूँ कॉमन ले रहा हूँ, तो E0 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 कॉमन, तो बचेगा क्या Q1 अपॉन में R10 वेक्टर का स्क्वायर और R10 का कैप प्लस Q2 अपॉन में R20 वेक्टर का स्क्वायर और R20 का कैप प्लस करके n के लिए आ जाएगा, तो n के लिए क्या आएगा Qn अपॉन में Rn0 वेक्टर का स्क्वायर और Rn0 का कैप। ठीक, अब ये जैसे ही आ गया तो ये तो हमारा बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसे मैं समेशन में लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा E0I वेक्टर बराबर 1/4πε0 और यहाँ पे लिखूंगा समेशन I = 1 to n। तो ये Q1 Q2 Q3 ऐसा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QI, और नीचे R10 20 n0 ऐसा करके आ रहा है, तो ये आ जाएगा RI0 वेक्टर का स्क्वायर और साथ में आपका क्या आ जाएगा RI0 का कैप। तो ये आपका अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया किसके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, या आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या आएगी E0I बराबर 1/4πε0 समेशन I1 से n तक QI अपॉन में RI वेक्टर का स्क्वायर और RI0 का कैप। ठीक है, ये मैं अभी थोड़ा सा स्क्रीन को रोक देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सको। ठीक है,
अब इसको हम जूम कर लेते, वापस से हम हमारे ओरिजिनल कंटेंट पे आ जाते। तो जो हम लोग पढ़ रहे थे वो हमारा ये है, ठीक। नेक्स्ट, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ना है सतत आवेश वितरण। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए पढ़ रहे थे? बिंदु आवेश के लिए। आपका आवेश कैसा होता था? बिंदु के रूप में होता था। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा आवेश कैसा है। तो हमारा आवेश हो जाएगा रेखीय हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अभी हम क्या पढ़ेंगे, सतत आवेश वितरण, तो हमारा रेखीय हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? आयतन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आवेश क्या होगा? बिंदु आवेश ना होकर के अब क्या होगा? वितरित होगा, ठीक। जैसे हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा, उसके कारण जो बल लग रहा था तो वो हमने बिंदु आवेश देखा, उसकी वजह से लग रहा था। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़े पैमाने पर या दूसरी तरह से देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है? सतत आवेश वितरण। जो सतत आवेश वितरण है ये आपका 3 तरह का होगा। एक रेखीय आवेश वितरण, और एक आपका क्या है, ये नीचे दिख रहा है आपका पृष्ठ आवेश वितरण, और नीचे आप आओगे तो एक आपका होगा ये आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण और रेखीय आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है? सतत जो आपका वर्ड होता है ये होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, या फिर आप इस तरह से लोकल लैंग्वेज में बोल सकते हो लगातार या फिर एक जैसा। तो आवेश आपका क्या होगा? जहां पे एक जैसा वितरित होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सतत आवेश वितरण। तो पहला वितरण है आपका रेखीय आवेश वितरण। ये क्या होता है? जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक रेखा के रूप में वितरित होता है तो इस प्रकार के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहा जाता है। तो जब आपका आवेश कैसा वितरण होगा? तो जब आवेश लंबाई के अनुदिश या एक रेखा के रूप में क्या होता है? वितरित होता है, तो इस प्रकार के वितरण को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास में क्या है? एक लंबाई है। तो ये मेरे पास में क्या लंबाई है? इसको मैंने ना प्लस क्यू आवेश दिया, कहीं से दिया। जैसे ये दूंगा तो ये यहाँ पे इसने प्लस क्यू आवेश एब्जॉर्ब किया। अब ये पूरे आवेश को एक जैसा क्या कर देगा? सब जगह पे बांट देगा। आप इसके किसी भी बिंदु को उठा करके देखोगे तो वहां पे आवेश क्या होगा? आपका एक जैसे ही मिलेगा। जो आपने इसको आवेश दिया तो ये फुली इसके ऊपर क्या होगा? लगातार, कहीं पे छूटेगा भी नहीं। ये सतत लिखा ना, मतलब पूरा क्या होगा? एक जैसा, कहीं पर रुकेगा भी नहीं और आवेश का क्या हो जाएगा? वितरण हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सतत आवेश वितरण। लेकिन ये एक रेखा में है, एक ही तो लाइन है अगर वायर है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय सतत आवेश वितरण। क्या बोलते हैं? रेखीय सतत आवेश वितरण। और रेखीय सतत आवेश वितरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रेखीय आवेश वितरण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा का ये है हमारा सिंबल, ठीक। तो जैसे ये हमारा क्या था? एक रेखीय था, इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया और इसने पूरी, इसकी लंबाई एल थी तो पूरी लंबाई के ऊपर इसको क्या कर दिया? बांट दिया, वो भी एक जैसा बांट दिया। तो आपका सतत आवेश वितरण कितना आया? तो वो आ जाएगा हमारा लैम्डा। आवेश कितना था? प्लस क्यू। तो हर एक इकाई यूनिट पे कितना हो जाएगा? तो एल से भाग दे देंगे। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है डेल क्यू अपॉन में डेल एल, ठीक। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका डेल क्यू अपॉन में डेल एल। तो ये हमारा क्या होता है? रेखीय सतत आवेश वितरण होता है। अब जैसे ये हमारा रेखीय सतत आवेश वितरण हो गया तो इसमें हमारी कुछ और चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो रेखीय आवेश वितरण हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल एल। डेल क्यू क्या है? तो ये हमारा आवेश है, डेल एल क्या है? इसकी लंबाई है। तो इसका अगर हम लोग एसआई मात्रक की बात करें, किसकी? एसआई मात्रक की, तो जो हमारा एसआई मात्रक होगा लैम्डा का, यानी रेखीय आवेश वितरण का, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल एल। डेल क्यू क्या होता है? कूलाम, और एल क्या होता है? मीटर। तो इसका रेखीय आवेश वितरण का हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर, सॉरी कूलाम पर मीटर, या कूलाम अपॉन में मीटर। और अगर इसके विमीय सूत्र की बात करूं, किसकी? विमीय सूत्र की, तो हम लोग जानते हैं कूलाम का क्या होता है? तो कूलाम का हो जाता है AT, और लंबाई का क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है L। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो M तो है ही नहीं, तो M0, L नीचे से जा रहा तो L-1, T ऊपर ही है तो T, और A भी ऊपर है तो A। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M0 L-1 TA, ठीक है। तो जो हमारा रेखीय आवेश वितरण होता है वो हमारा क्या होता है? किसी का भी एक आवेश जो किसी भी एक लंबाई के ऊपर आवेश क्या होगा? लगातार वितरित होगा, यानी सतत वितरित होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश वितरण। इसका हमारा एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है कूलाम प्रति मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा बराबर होता है डेल क्यू अपॉन में डेल एल, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? M0 L-1 TA, ठीक।
तो ये इसके हमने क्या पढ़ लिए, विमीय सूत्र और ये सारी चीजें, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको बताता हूँ कि बल के रूप में या फोर्स के रूप में इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, किसको, रेखीय आवेश वितरण। ठीक, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ और फिर रेखीय आवेश वितरण को बल के रूप में आपको लिख करके बताता हूँ। तो हम लोग जानते हैं बल हमारा कितना होता है। तो जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूँ बल की, तो हमने कूलाम्स लॉ से पढ़ा हुआ है कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा Q0, या फिर इस तरह से इसको देखो मैं दूसरी तरह से लिख देता हूँ। तो बल हमारा क्या होगा, तो बल होता है F इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q0 Q अपॉन में क्या आ जाएगा, R²। ठीक है, लेकिन जब आप इसके लिए पढ़ रहे हो तो आवेश आपने कितना दिया, डेल Q, तो फोर्स भी क्या होगा, डेल F। तो ये क्या आ जाएगा, डेल F, और ये आ जाएगा आपका डेल Q। तो जो आपका बल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप आवेश वितरण देते हो तो स्मॉल आवेश के लिए देते हो, तो यहाँ पे ये आपका Q ना रह करके क्या हो जाता है, डेल Q, तो फोर्स भी आपका क्या होता है, बदल जाता है। जैसे जब आप छोटे से चार्ज के लिए दोगे, स्मॉल आवेश के लिए छोटा सा आवेश दोगे, तो आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, पर स्मॉल को किससे करते हैं, डेल Q से। तो आपका बल क्या हो जाएगा, बल आप F से प्रदर्शित करते हैं, तो कम के लिए क्या हो जाएगा, डेल F। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डेल F बराबर आ जाएगा Q0 अपॉन में 4πε0 और साथ में डेल Q और अपॉन में क्या आ जाएगा, R²। वैसे तो ये होता है 1/4πε0 Q0 डेल Q अपॉन में R², लेकिन हम लोग जानते हैं ये Q0 कांस्टेंट है, तो इसको हमने क्या कर लिया, आगे लिख लिया। जब मैं पूरे के लिए फोर्स निकालूंगा, तो ये समीकरण 1 है, तो इस समीकरण 1 का मैं क्या कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो इसका क्या कर रहा हूँ अब मैं, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल F इक्वल टू ये Q0 अपॉन में 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल Q अपॉन में R²। ठीक, जैसे ही मैं ये डेल F का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन में 4πε0 इंटीग्रेशन डेल Q क्या होता है, तो लैम्डा इक्वल टू हमारा क्या होता है, डेल Q अपॉन में डेल L। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है डेल Q अपॉन में डेल L। तो डेल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा लैम्डा डेल L। तो यहाँ पे इसका मैं मान रख दूंगा डेल Q का, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डेल L अपॉन में R²। तो जो हमारा सतत आवेश वितरण के लिए बल होता है वो क्या होता है, तो F इक्वल टू Q0 अपॉन में 4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा डेल L अपॉन में R²। ठीक, तो ये हमारा क्या था, सतत आवेश वितरण। अगर आपको इसका कोई सा भी अगर पार्ट का डेरिवेशन लिखना होता है, या आपको PDF दिख रहा है इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो आपको वीडियो में से ही लिखना पड़ेगा, तो आप वीडियो को पॉज करो और लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद में अगला है हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण। तो जैसा हमारा सतत आवेश वितरण में रेखीय था कि आपको क्या कर रहे थे, इसको पूरी रेखा के ऊपर क्या कर रहे थे, सतत बांट रहे थे। तो ऐसे ही पृष्ठ आवेश वितरण में क्या होगा, पूरे पृष्ठ पे अब मैं इसको क्या कर दूंगा, एक जैसा बांट दूंगा। तो जब आवेश दो विमीय में वितरित रहता है, दो विमीय मतलब पृष्ठ में या क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश वितरित रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से। तो जैसा हमारा लैम्डा इक्वल टू क्या था, टोटल आवेश, और इसको हमने लंबाई में बांट दिया था, वैसे इसका सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जितना आवेश है यानी डेल Q, और इसको हम क्या करेंगे, बांट देंगे पूरे एरिया में, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A। तो ये सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल Q अपॉन में डेल A, या फिर कई बुकों में इसको अलग तरह से लिखते कि सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल Q अपॉन में डेल S। A मतलब एरिया, यहाँ पे S मतलब सरफेस एरिया, तो आप डेल Q अपॉन में डेल A लिखो या डेल Q अपॉन में डेल S लिखो, बोथ आर सेम थिंग, दोनों क्या है, एक जैसी हैं। ठीक, तो अभी मैं इसको डेल Q अपॉन में डेल S के रूप में लिख करके आपको बता देता हूँ, और जहाँ पे डेल S क्या है, तो डेल S हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे पृष्ठ या सरफेस एरिया या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपका सिग्मा इक्वल टू क्या है, तो सिग्मा इक्वल टू आ गया आपका डेल Q अपॉन में डेल S। ठीक, तो इसका अगर मैं क्या लिखूंगा, SI मात्रक लिखूंगा, तो SI मात्रक देखो क्या आ जाएगा, तो SI मात्रक इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, डेल Q का क्या होता है, तो डेल Q का होता है हमारा कूलाम, और डेल S का क्या होता है, तो ये एरिया है यानी मीटर स्क्वायर, तो इसका SI मात्रक क्या आएगा, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसका विमीय सूत्र लिखूंगा, क्या लिखूंगा, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र में C हमारा क्या होता है, कूलाम, और इसका क्या होता है, तो इसका होता है 80, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L²। और अगर मैं इसको सही से लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, m0 L-2 T और A।
इसका विमीय सूत्र क्या होता है, m0 L माइनस 2 TA। ये क्या आ गया, इसका विमीय सूत्र आ गया। तो पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है डेल क्यू अपॉन में डेल एस। इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर का वर्ग, और क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा m0 L2 TA। ठीक, अगर मैं इसको फोर्स के रूप में लिखूं, ठीक है, किसके रूप में, फोर्स यानी बल के रूप में लिखूंगा, तो देखो क्या आएगा। जैसे ही मैं इसे बल के रूप में लिखूंगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको फोर्स के रूप में लिख करके इसको बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो बहुत ही जल्दी मैं इरेज कर देता हूँ, तो कभी आपको ऐसा हो तो पॉज करके फिर उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और फिर आपकी कॉपी में क्या करते हो, लिख सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है। और अगर थोड़ा सा रुकेंगे, जिसका सॉल्यूशन हमारा है तो ठीक है, और अगर थोड़ा सा रुकेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, तो सिग्मा इक्वल टू हमारा डेल क्यू अपॉन में डेल एस आया। इसी को अगर मैं चेंज करूंगा तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा डेल एस। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले से आया। तो हमारा बल क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेल एफ बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और क्या आ जाएगा डेल क्यू अपॉन में आर का वर्ग। जब मैं पूरे के लिए करूंगा तो इसका क्या कर दूंगा, समाकलन, और जैसे ही मैं समाकलन करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समाकलन करने पर, क्या करने पर, समाकलन करने पर। और जैसे ही मैं इसका समाकलन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल एफ बराबर और क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और समाकलन डेल क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अब डेल एफ का समाकलन तो एफ हो जाएगा, क्यू जीरो ऐसे ही रहेगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो भी ऐसे ही रहेगा। जो ये आपका डेल क्यू है इसका मान रख देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा डेल एस, डेल क्यू का मान क्या है, ये डेल क्यू का मान क्या है, सिग्मा डेल एस, तो मैंने रख दिया, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा बल, किसके लिए, पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए। उसके बाद में अगला हमारा क्या है, तो अगला है हमारा आयतन आवेश वितरण। ठीक, तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, तो जब आवेश तीनों विमाओं में विलगित है, अर्थात लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई वाली वस्तु पर क्या होगा, समान तरह से वितरित हो जाएगा, तो इस प्रकार के वितरण को हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम करते हैं रो से व्यक्त करते हैं। किससे, रो से। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल वी। डेल क्यू आवेश है, डेल वी क्या है, आयतन। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन में डेल वी। ये इसका क्या हो गया, तो ये हो गया इसका सूत्र। अगर मैं इसके एसआई मात्रक की बात करूं तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा डेल क्यू क्या होता है, कूलाम, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो इसका एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर क्यूब। और अगर मैं विमीय सूत्र की बात करूं तो विमीय सूत्र इसका क्या आएगा, तो देखो कूलाम का तो हम जब से पढ़ते ही आ रहे हैं, क्या होता है, तो ये होता है 8T, और ये सॉरी मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि आयतन का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो जैसे ही मैं इसको नीचे लिखूंगा 80, तो ये नीचे क्या आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा L क्यूब। और अगर मैं इसे सही से लिखूंगा तो M है नहीं, तो M0, L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L माइनस 3, फिर T आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या होता है, M0 L माइनस 3 TA। इसका सूत्र क्या होता है, तो डेल क्यू अपॉन में डेल वी। एसआई मात्रक क्या होता है, C अपॉन में मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M0 L माइनस 3 TA। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसका डेरिवेशन आपको करके बता देता हूं कि इसका डेरिवेशन क्या होगा, यानी आपका जो बल है वो कितना आएगा। ठीक है, तो बल आपका देखो कितना आएगा, तो आपका इसका बल कितना आएगा, देखो तो बल को हम किससे लिखते हैं, एफ से, पर उससे पहले हम इसका रो लिख लेते। तो रो इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है हमारा डेल क्यू अपॉन में डेल वी। और अगर यहां से मैं डेल क्यू का मान निकालूं तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा हमारा रो मल्टीप्लाई डेल वी। क्या हो जाएगा, डेल क्यू बराबर रो मल्टीप्लाई डेल वी। बल क्या होता है, तो बल होता है छोटे से आवेश के कारण डेल एफ, और ये हो जाएगा क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डेल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, तो समाकलन करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डेल एफ बराबर क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और समाकलन डेल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये डेल क्यू का मान यहाँ से उठा करके इसमें रख देता हूँ, और डेल एफ का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा क्यू जीरो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, समाकलन, और डेल क्यू का मान क्या होता है, तो ये होता है रो डेल वी अपॉन में आर का वर्ग। तो ये इसका क्या आ गया,
तो ये आ गया इसका हमारा फोर्स यानी बल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सतत आवेश वितरण को निकालते हैं। ये हमारा क्या था, थर्ड डे का लेक्चर था, ये फिनिश हो गया। पर इससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। तो आपको ये बताना है कि सतत आवेश वितरण में जो रेखीय सतत आवेश वितरण है, क्या है, रेखीय सतत आवेश वितरण है, उसका सूत्र क्या होगा। जैसे ये क्या है, आयतन आवेश वितरण का क्या है, डेल क्यू अपॉन में डेल वी, रो इक्वल टू क्या है, डेल क्यू अपॉन में डेल वी। तो आपको रेखीय आवेश वितरण का लिखना है कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा। ठीक है, कमेंट आप जरूर क्या करो, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट करते हो उतने ही ज्यादा हम लोग इनकरेज होते हैं और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है और ये आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, फिर आप ऊपर जाकर के चेक कर सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये जो आपको पीडीएफ है ये आपको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल पे यहाँ पे किसी भी, चाहे आप किसी भी ब्राउजर में ओपन करो, आपको यहाँ पे आकर के क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिख देना है 12th। ठीक है, आपको 12th क्लास का फिजिक्स देख रहे हो तो 12th और फिजिक्स, क्या लिखोगे, 12th फिजिक्स, और पीछे आपको एक वर्ड लिख देना बलास्ट, BALLAST, क्योंकि कोचिंग का नाम क्या है, बलास्ट कोचिंग क्लासेस। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और जो ये आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी इसी के ऊपर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे नीचे यहाँ पे चले आना है और जैसे ही सबसे नीचे, जितना आप स्क्रॉल कर सकते हो उतना सबसे नीचे तक आ जाना। तो ये आपको यहाँ पे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप हिंदी मीडियम का देख रहे हो तो 12वीं भौतिक विज्ञान आपको मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे और नीचे की तरफ आओगे तो एक आपको यहाँ पे मिलेगा ये बोर्ड परीक्षा और JEE नीट के लिए नोट्स। इसमें आपको अभी एक ही चैप्टर दिख रहा है, आगे जाकर के और दिखने लगेंगे। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट डे से लगा करके जहां तक भी ये कोर्स हो गया होगा वहां तक आपको क्या मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। पर जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये आपको यहाँ पे डे 1 की PDF मिल जाएगी, फिर नीचे आओगे तो डे 2 की PDF मिल जाएगी और नीचे आओगे तो ये आपको डे 3 की PDF मिल जाएगी। आप इसी को स्क्रॉल करा करके यहीं से आपके क्या कर सकते हो, जो भी नोट्स है वो लिख सकते हो। और अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो ये एरो के ऊपर आप क्लिक करोगे और ये PDF आपकी क्या होगी, इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को देखना है, पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या करना है, ये वीडियो को शेयर करना है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ऐड होते जाएंगे उतने ही हम लोग क्या करते जाएंगे, अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल देते जाएंगे। जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो यहाँ पे आपको IMP क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके भी कम टाइम में ज़्यादा स्टडी करके बता देंगे। पर अभी आपको डीप में स्टडी करनी है सारी चीज़ें, अभी आपका टाइम बहुत है। ठीक है, तो आपको सारी वीडियो प्रॉपर तरह से पूरी देखना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे के साथ, डे 4 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।